मेवाड़ के इतिहास की दूसरी कड़ी में आपका स्वागत है। अभी तक हमने मेवाड़ के इतिहास में हमने प्रारंभ से गुहादित्य से लेते हुए बप्पा रावल से लेते हुए हमने जो है तेज सिंह जैत्र सिंह तक का इतिहास को देखा था। तो ये फर्स्ट पार्ट है। इस पार्ट में मेवाड़ के इतिहास में क्वेश्चन थोड़े कम पूछे जाते हैं, लेकिन हमारे को इतना आइडिया रहना चाहिए कि कौन कौन से शासक इंपॉर्टेंट थे। अब जो है धीरे धीरे, जैसे पहले के पीरियड में आपने देखा होगा कि 7वीं शताब्दी से स्टार्ट हो जाता है, 7th सेंचुरी से मेवाड़ का इतिहास स्टार्ट हो जाता है और 12वीं सेंचुरी तक का ये लगभग हमने 500 साल का इतिहास देखा, जिसमें कभी मेवाड़ के शासक किसी को पराजित करते हैं, कभी पराजित होते हैं। अब धीरे धीरे वो राजस्थान के इतिहास में प्रोमिनेंस गेन करने लगते हैं। तो अभी जो अगला जो राजा है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे उसका नाम है तेज सिंह। तेज सिंह के समय में अगेन दिल्ली के सुल्तानों का आक्रमण होता है। गयासुद्दीन बलबन जो है वो अटैक करता है मेवाड़ पे, लेकिन वो युद्ध 1253 में करता है, लेकिन वो सफल नहीं होता। तेज सिंह की रानी थी जिसका नाम था जैतल देवी। उसने, ये बहुत इंपॉर्टेंट, चित्तौड़ में श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया। कई बार आरपीसी ने इसके बारे में पूछा है। और उन्होंने एक बावड़ी का निर्माण भी कराया जो भी पूछी जाती है। एक ग्रंथ है जिसका नाम है श्रावक प्रतिक्रमण चूर्णी, जो कि कमल चंद्र ने 1260 में रावल तेज सिंह के शासनकाल में इसको चित्रित करा। ऐसा माना जाता है कि मेवाड़ चित्रकला का या पूरे राजपूताना में सबसे पुराना चित्रित ताम्रपत्र है, जो वर्तमान में अमेरिका के बोस्टन संग्रहालय में है। इसमें टोटल 6 चित्र हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इस पर बार बार प्रश्न आते रहे, आरपीसी ने पूछा। 3-4 चीज़ें याद रखनी है। इस ग्रंथ का नाम, राजा तेज सिंह का नाम, कमल चंद्र का नाम, इसमें टोटल 6 चित्र हैं। और राजपूताना के इतिहास में राजपूत जो पेंटिंग है उसका सबसे पुराना चित्रित है। मतलब पहले जो ये ताड़पत्र होते थे जिनको बाद में फिर ताम्रपत्र में लिखा गया ताकि वो सुरक्षित रहे, उसको चित्रित किया गया था। वर्तमान में चूंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्काइवल इंपॉर्टेंस की चीज़ें इसलिए बोस्टन में अमेरिका में स्थित हैं। तो ये इस पर जनरली प्रश्न पूछा जाता है। 3 साल के लिए मेवाड़ में अकाल पड़ा, तो ऐसा माना जाता है कि इस राजा ने उस समय अकाल से निपटने के लिए कई दानशालाएं वगैरह जो है वो स्थापित करवाई थी। तेज सिंह के शासनकाल में एक इम्पोर्टेंट बात ये थी कि यहाँ पर बीसल देव एक राजा तो था जो कि बघेलवशी राजा था। उसने चित्तौड़ पर आक्रमण किया और मेद पाटक यानी मेवाड़ को जीतने वाले की उपाधि धारण की। जबकि इसका उल्टा तेज सिंह के जो इतिहास लिखने वाले लोग बोलते हैं कि उन्होंने उपाधि धारण की थी उबापति प्रौढ़ प्रताप की, यानी जिसने उस राजा को हराया। तो इस पर वाद विवाद है। एक घासा गांव का शिलालेख है जो कि बताता है कि मेवाड़ में, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र, कृषि विस्तार के लिए भी तेज सिंह ने प्रबुद्ध कार्य किए थे। अगला राजा है समर सिंह। समर सिंह का शासन लगभग 24 साल रहता है। इसके समय में एक जैन संत जिसका नाम है अमित सिंह सूरी, जिसके प्रभाव में आके राजा जो है वो पशु हत्या पर पूर्णतः से विराम लगवा देता है और जैन प्रभाव में ज़्यादा रहता है। इसके समय में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति उलुग खां मेवाड़ पर अटैक करते हैं और ऐसा माना जाता है कि उलुग खां पराजित होता है। वो समर सिंह को भारी जुर्माना देकर वहाँ से छूट के आता है, जिसका विवरण जिनप्रभ सूरी ने तीर्थकल्प नाम के ग्रंथ में किया है। जैन तीर्थंकर ऋषभदेव की यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक स्तंभ बनाया जाता है 75 फीट ऊंचा, जो कि आगे जाके जो है ऐसा माना जाता है कि यही कीर्ति स्तंभ होता है, जिसका आगे बनाने का कार्य जीजा शाह बघेरवाल नाम का एक जैन व्यापारी वो करवाता है। उसके बेटे पुण्य ने उसको पूरा करवाया। ऐसा माना जाता है कि इस समय में समर सिंह और गोगा देव के बीच में एक लड़ाई होती है, और जो कि गोगा देव बेसिकली जो है परमार शासक की तरफ से लड़ता है। और इस लड़ाई के अंदर जो है राणा लक्ष्मण सिंह जो है वो बहुत बहादुरी से लड़ते हैं, जिसका उल्लेख रणपुर शिलालेख में मिलता है। अगेन अमित सिंह सूरी जैन आचार्य के प्रभाव में आके जीव हत्या पे वो लगा देता है प्रतिबंध, जिसकी जानकारी में अचलगच्छ पटावली में मिलती है। शीतला माता का मंदिर इस समय में बनता है, और जो कि वल्लभगढ़ तहसील में स्थित है वर्तमान में। और एक ऐसा माना जाता है कि एक तोरण द्वार का निर्माण करवाया कीर्ति स्तंभ के पास में, जिसको महासत्या गेट या प्रवेश द्वार कहा जाता है। वो भी इसी समय रावल समर सिंह ने करवाया था। तो अब इसके समय की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताई वो है जैन कीर्ति स्तंभ बनता है। विजय स्तंभ नहीं, जैन कीर्ति स्तंभ है। इसका निर्माण 1300 ईस्वी में हुआ। बघेरवाल जैन व्यापारी जीजा शाह ने कराया। 75 फीट ऊंचा है। आदिनाथ या ऋषभदेव को समर्पित है। 4 दिशाओं में आदिनाथ की प्रतिमाएं बनी हुई है, ये आपको याद रखना है। बाद में बिजली गिरने से ऊपर का भाग जो है टूट गया था। आगे जाके महाराणा फतेह सिंह उसको पूरा कराते हैं। इस जो कीर्ति स्तंभ के कई और नाम भी, जैसे मेरू कनक प्रभ नाम का भी है, और इस पे भी इतिहासकारों का बहुत मतांतर है। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। तो बाद में ऐसा माना जाता है कि 1301 में जो है बाद में इसको जो है इसका निर्माण करवाया गया। GH ओझा नाम के इतिहासकार इसको मानते हैं।
इन्हीं राजा के समर सिंह के दो पुत्र हुए, एक का नाम था कुंभकर्ण, एक का नाम था रतन सिंह। रतन सिंह आगे जाके चित्तौड़ के शासक बनते हैं और कुंभकर्ण नेपाल में जाके गुहिल राजवंश की स्थापना करते हैं, जिनका राज्य जो है अभी कुछ करीबन 1 दर्जन साल पहले वहाँ पे जो नेपाल में जो हत्याकांड हुआ था वो बेसिकली वो इसी राजवंश के लोग थे। लंबे समय तक उन्होंने करीबन जो है 700-800 वर्ष जो है नेपाल पे शासन किया। इनसे संबंधित एक शिलालेख है जिसका नाम है चीरवा का शिलालेख। ऐतिहासिक रूप से बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर भी प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, एक तो 12 अक्टूबर 1273 का है। चीरवा गांव उदयपुर से 8 मील उत्तर में है। 51 पंक्तियाँ, रत्नप्रभ सूरी जैन आचार्य उनका जो है वो प्रशस्तिकार है। लेखक पार्श्वचंद्र है, खोदने वाला केली सिंह है, शिल्पी दहलन है। और इसमें शिलालेख में मेवाड़ के शासक मथन सिंह से लेकर समर सिंह के शासनकाल का वर्णन मिलता है। बस ये ध्यान रखिएगा बस। तो आपको याद रखना चीरवे का शिलालेख जो किससे संबंधित है, बस ज़्यादा चीज़ें रट्टा नहीं मारनी आपको। अगला राजा है रतन सिंह। रतन सिंह इंपॉर्टेंट है, आपने भी पढ़ा होगा इसके बारे में। उसमें अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण और पद्मावती रानी पद्मिनी का जो लेजेंड है उसके बारे में उसकी कहानी मिलती है। अब अमीर खुसरो का वर्णन मिलता है कि कैसे जो है राजा अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान जो था वो अटैक करता है यहाँ पे, और जो जौहर जो है इस समय पहला साका जो है देखने को हमारे को इसमें मिलता है। तो इसमें खास बात यह है कि जब अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण होता है तो रतन सिंह जो है वो मारा जाता है और 30,000 मेवाड़ी नागरिकों की हत्या होती है। और अलाउद्दीन खिलजी का जो आक्रमण उसका बहुत विस्तार से जो है अमीर खुसरो जो है उसका वर्णन करता है। लेकिन इस आक्रमण को आगे जाके जो लेजेंडरी रूप मिलता है वो मिलता है जायसी जो थे, जिन्होंने अवधी भाषा में पद्मावत लिखा है, सूफी ग्रंथ। उसमें जाके 1540 में जब ये ग्रंथ लिखा जाता है तब ये जो है रानी पद्मिनी का एपिसोड और जो है रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी जो है उसके आक्रमण के बारे में लोगों को, जनमानस को बहुत ज़्यादा जो है इसकी पॉपुलैरिटी मिलती है। अब कि जो अलाउद्दीन खिलजी का जो आक्रमण है उसके दौरान जब वो जीत जाता है तो इसका नाम परिवर्तित करने की बात चलती है। तो उसका बेटा खिज्र जो था उसका नाम बदल के खिजराबाद रखता है और कई मंदिरों को विध्वंस करता है। उस समय के जो कंटेम्प्रेरी राजा जो लोग जो थे जिन्होंने इसके बारे में लिखा है, तो उसमें एक किताब इसका नाम है तारीख फिरोज शाही। उसमें लिखा है कि उन्होंने किले को नुकसान पहुँचाया। फरिश्ता नाम का एक व्यक्ति है, वो ये बोलता है कि रतन सिंह को कैद कर लिया था और रतन सिंह कैद से जब भाग जाता है तब वो लूटपाट करता है। फिर जो वहाँ के जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं जो बाद में राजस्थान के जो इतिहासकार वो ढूंढते हैं, वो देते हैं गंभीरी नदी के ऊपर एक पुल बनवाता है खिजर शाह, और उसमें कई मंदिरों के पत्थर शिलालेख वो साथ में चुनवाता है। तो उससे भी हमारे को कई ऐतिहासिक रूप से जानकारी मिलती है। दरीबा का एक शिलालेख है जिसमें जो है इस आक्रमण के बारे में उल्लेख मिलता है। चित्तौड़ के तलहटी का एक शिलालेख है, उसमें भी अलाउद्दीन खिलजी जिसको सेकंड अलेक्जेंडर कहा गया है उसका वर्णन मिलता है आक्रमण का। अब जो इस समय का मेन एपिसोड है वो रानी पद्मिनी या रानी पद्मावती की ऐतिहासिकता, इस पे भी मतांतर है वो कहाँ की, क्योंकि पद्मावत में ये लिखा गया कि वो सिंगल देव की राजकुमारी थी और हीरामन तोते की कहानी है, और जो है अलग अलग इसमें जो है चीज़ें सुनने को मिलती है। लेकिन अब जो ऐतिहासिक रूप से जो एक्सेप्टेड चीज़ें हैं या जो सबसे ज़्यादा मानी जाती है वो मानी जाती है कि रानी पद्मिनी बेसिकली पुंगल के महारावल पुनपाल भाटी की पुत्री थी। और ये ऐसा बोलते हैं कि G.H. ओझा बोलते हैं कि इतना दूर भी नहीं है। बेसिकली पद्मिनी जो थी सिंगोली की थी, जो कि चित्तौड़ से खाली 25 कोस पूर्व की एक रियासत है, वहाँ की रहने वाली थी। जबकि जायसी जो वो बोलते हैं कि जो राजा जो थे सिंगल देश के गंदर हुसैन वो चौहान वंशी राजा थे। मलिक मोहम्मद जायसी ने 1540 में पद्मावत लिखी। उन्होंने सिंबॉलिक रूप से इस चीज़ों को बताया, यानी प्रतीकात्मक रूप से इस कहानी का वर्णन किया है। चित्तौड़ को शरीर, रावल रतन सिंह को हृदय, रानी पद्मिनी को बुद्धि और अलाउद्दीन खिलजी को माया के रूप में प्रकट किया है, उनकी उपमाएं दी हैं। अब जायसी की पद्मावत ने उल्लेख किया है कि रानी पद्मिनी की कथा उन्होंने बेन नाम के कवि से सुनी थी। इसका मतलब ये है कि जायसी से पहले भी ये कथा जो है काफ़ी पॉपुलर हो चुकी थी और लोग जो है जो पॉपुलरिटी में जो है काफ़ी लोकमानस में जो है पैठ अपनी बना चुकी थी। एक किताब है जिसका नाम है सम्यक तत्व कौमुदी, इसका लेखक है तिलक सूरी। इसने भी चित्तौड़गढ़ के जौहर का वर्णन उसके 62 साल बाद किया है, और जो पंडित जो कि आगे जाके चुगली करता है राघव चेतन, वो उसका वर्णन भी वो करता है। एक और किताब इसका नाम है चिताई चरित्र ग्रंथ 1526 का है। इसमें राजा सलहदी तंवर के शासनकाल में पद्मिनी का एक वर्णन सुनने को मिलता है और उसमें अलाउद्दीन और राघव चेतन की वार्ता का वर्णन है। एक और पुस्तक इसका नाम है खरतर गच्छ पटावली।
इसमें भी चित्तौड़ के प्रथम जौहर का वर्णन मिलता है। राघव चेतन जो चुगली खाता है उसका भी वर्णन मिलता है। इसके अलावा एक फ्रांसीसी यात्री है मनुची, वो भी पद्मिनी की स्टोरी के बारे में, अपनी पद्मिनी की जो कहानी उसके बारे में अपनी किताब सटोरी द मोगोर में, मतलब मुगल स्टोरीज में लिखता है। अकबर के समय का एक हाजी उद्दबीर है, उसने जफरुल नाम की किताब लिखी, उसमें भी जो है वो पद्मावत ग्रंथ के आधार पर उसमें भी इसका रानी पद्मिनी का उल्लेख किया है। जहांगीर के समय का एक राइटर, इसका नाम है मोहम्मद कासिम फरिश्ता, जिसने गुलशन इब्राहिम नाम की पुस्तक लिखी, वो भी पद्मावत पर आधारित है। तो इन सब किताबों के आधार पर हम कह सकते हैं कि रानी पद्मिनी की कहानी जो खासी पॉपुलर थी साहित्य में भी और लोकमानस में भी। उस समय की समकालिक जो तवारीखें हैं, तवारीखें का मतलब है कि जो इतिहासकार जो इसको डिटेल में लिखते हैं, तो उसमें भी ये सब चीज़ों का उल्लेख है। रावण रतन सिंह की कहानी है, उनकी बंदी बनने का, उनके छूटने का, गोरा बादल की वर्णन है। मैं आपको डिटेल में इसलिए बाकी चीज़ें नहीं बता रहा हूँ कि पद्मिनी की कहानी जो है राजस्थान में रहने वाले हर व्यक्ति के जो है वो जुबान पे है, तो मैं छोटी छोटी चीज़ें आपको नहीं बताऊँगा। बस ये है कि हिस्टोरिकली क्या क्या इंपॉर्टेंस है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पद्मिनी की कहानी को सच मानने वाले इतिहासकार हैं फरिश्ता, दबीर, मनुची, नैन्सी, कर्नल टॉड और सूर्यमल मिशन। ये मानते हैं कि ये सही कहानी है, इसमें कोई झूठ या कोई गल्प कथा नहीं है। तो किस तरह से पद्मिनी जो है, पद्मिनी की कहानी आगे बढ़ती है, कैसे अटैक करता है अलाउद्दीन खिलजी और वो, तो इसमें बाकी हिस्टोरिकली कोई ज़्यादा प्रश्न जनरली पूछे नहीं जाते हैं। अब रतन सिंह की मृत्यु के बाद में जब कत्लेआम मच जाता है, तो अब जो है सिसोदिया राजवंश अस्तित्व में आता है, जो कि रावल वंश की समाप्ति होती है, सिसोदिया राजवंश की आविर्भाव, जबकि होते एक ही वंश के हैं। राणा हमीर से सिसोदिया राजवंश का जो है प्रारंभ माना जाता है, जो कि चित्तौड़ के किले के जागीरदार लक्ष्मण सिंह के पोते थे। लक्ष्मण सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ लड़ते हुए अपनी शहादत दी थी। उनका एक बेटा था जिसका नाम था अजय सिंह। अजय सिंह जब युद्ध में लड़ रहे थे, वो भी जब वीर गति को प्राप्त हुए तो उनकी पत्नी गर्भवती थी, उन्हीं से हमीर जो है पुत्र उत्पन्न होता है। अब ये इस पे एक लोक कथा भी है कि कैसे जो है अजय सिंह जो था उसको बेटे, उसको सब किस तरह से सपना वगैरह आता है, वो आप नोट्स में पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, पूछा नहीं जाएगा, खाली रोचकता के लिए मैंने इसमें डाला है। तो अब चित्तौड़ पर वापस कब्जा कैसे करते हैं, क्योंकि वो खिजराबाद बन चुका था। तो कर्नल टॉड ये लिखता है कि चारणी देवी के आशीर्वाद से हमीर जो है वो 1337 में चित्तौड़ पर पुनः कब्जा करता है। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी के बाद में, जैसे खिलजी वंश खत्म हो जाता है मुबारक शाह खिलजी के बाद में, तो तुगलक वंश आता है, वो भी बार बार अटैक करते हैं, लेकिन उसका ज़्यादा प्रभाव होता नहीं है। तो जो सैन्य अभियान है उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए। मोहम्मद बिन तुगलक जो है जालोर के सोनग्रा चौहान के साथ मिलकर हमीर पर आक्रमण करते हैं, और इस लड़ाई का नाम है सिंगोली की लड़ाई, जो कि ऐसे संभवतः मानी जाती है 1335 में, लेकिन हमीर इसमें विजयी प्राप्त होता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में महावीर स्वामी का ये शिलालेख है, उसमें ऐसा माना जाता है कि हमीर को असंख्य मुसलमानों को रणखेत में मारकर कीर्ति संपादन करने वाला कहा गया। मतलब उसने जो अटैक थे, मुस्लिम अटैक थे, उनको जो है कर दिया, फेल कर दिया, और इस तरह से सिंगोली का युद्ध में जो है विजय प्राप्त करता है। धीरे धीरे वो अजमेर, रणथंबोर, नागौर, शिवपुर पर भी कब्जा करता है। उसकी अलग अलग हमीर की उपलब्धियां हमें सुनने को मिलती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो कैसे उसने जो है अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के बाद में वापस मेवाड़ का उद्धारक बना। कीर्ति स्तंभ में उसे विषम घाटी पंचानन, ये प्रश्न कई बार बोला जाता है, यानी विषम परिस्थितियों में सिंह के समान की उपाधि दी। गीत गोविंद पर कुंभा जो आगे इस राजा बनते हैं, उन्होंने रसिक प्रिया नाम की जो अपनी टीका लिखी है, उसमें इसको राजा हमीर को वीर राजा की उपाधि दी गई है। ऐसा माना जाता है, कुछ इतिहासकार माने जाते हैं कि महाराणा की उपाधि धारण करने वाला प्रथम मेवाड़ का शासक था, यद्यपि इस पर भी मतांतर है। 1341 में बूंदी के गंगदेव हाड़ा का पुत्र देवा हाड़ा जो भैंसरोड में था, वो उस हेल्प करता है कि उसको हमीर हेल्प करता है कि वो बूंदी पे अपना वापस शासन स्थापित कर ले, यानी अपनी सुदृढ़ता के लिए अपने मित्रों को भी धीरे धीरे जो है वो सपोर्ट करता है। धार्मिक रूप से ऐसा माना जाता है कि जिस चारणी देवी ने उनकी हेल्प की थी, जो गुजरात में खोड़ गांव के रहने वाली थी, चारणी देवी थी, उनके आशीर्वाद से, जो उनका नाम बरबड़ी माता था, जिनको बाद में उनकी याद में उन्होंने अन्नपूर्णा का मंदिर बनाया, तो ऐसा माना जाता है उन चारणी देवी के पास में काफ़ी धन संपदा भी थी। वो उनको 500 घोड़े भी जो है देती है और उनको आशीर्वाद भी देती है। उन्हीं की सहायता से जो है आगे जाके वो हमीर जो है चित्तौड़ में वापस अपनी स्थापना करता है। अब ऐसा माना जाता है कि राजवंश की जो कुल देवी है वो जो है बाण माता है, जबकि ये बेसिकली बायण माता है, नॉट वायण, बाण माता नहीं, बायण माता माना जाता है, बट ठीक है, चल रहा है जो किताबों में, आप वो याद कर लीजिए।
अब जनरल कर्नल जेम्स टॉड ने एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में इनकी बहुत प्रशंसा की है। हमीर को ऐसा माना जाता है कि उस समय का सबसे प्रमुख हिंदू राजा था। 1428 का श्रृंगी ऋषि का एक शिलालेख है जिसमें ऐसा माना जाता है कि हमीर ने पहले भीलों को हराया, फिर अपना जो है सहयोगी बनाया, तो अपनी जो सुदृढ़ता वापस करता है, अपनी जो पॉलिटिकल एक्सेप्टेंस है वो आसपास के लोगों में स्थापित करता है। हमीर ने क्या किया, बरबड़ी माता की सलाह पर केलवाड़ा से अपना राजनीतिक सफर प्रारंभ किया और वो केलवाड़ा से विजय प्राप्त करता करता 1326 में वो चित्तौड़ पर अपना जो है अधिकार करता है और महाराणा की उपाधि धारण करता है। इस समय एक जगह है चेलावट जो वर्तमान झीलवाड़ा के पास में, वहाँ पे भीलों का कब्जा था, वहाँ पर वापस वो अपना कब्जा स्थापित करता है। एकलिंग मंदिर के शिलालेख के अनुसार उसने ईडर पर भी अपना कब्जा किया, वहाँ के राजा जैतेश्वर राठौड़ को पराजित किया। केलवाड़ा में कब्जा करने के बाद में हमीरपाल नाम की झील बनवाई, कई आम के बाग लगवाए और देसूरी की नाल के पास में विष्णु मंदिर बनाया। ये उनकी कल्चरल अचीवमेंट है। कोई भी राजा के बारे में जब पढ़ा जाता है, कोई भी राजा के बारे में, कोई भी रूलर जब आप पढ़ते हो तो उसके बारे में 2-3 चीज़ें आपको हमेशा पढ़नी चाहिए। पहला तो कि उसकी पॉलिटिकल अचीवमेंट क्या है, उनकी राजनीतिक उपलब्धियां क्या है। उसके बाद में कल्चरल यानी सांस्कृतिक क्या है, और बाकी अन्य। अच्छा, कल्चरल में क्या आएगा, वास्तु आ जाएगा, संगीत आ जाएगा, साहित्य आ जाएगा, धर्म आ जाएगा, ये इत्यादि। तो ये पढ़ने, तो पहले पॉलिटिकली क्या क्या हमीर ने किया और उसके बाद में कल्चरली क्या क्या, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। हमीर के बाद में अगला राजा है राणा खेता, जिसे क्षेत्र सिंह कहा गया है। इन्होंने लगभग जो है करीबन 18 साल शासन किया है। हमीर के बाद सत्ता में आते हैं और इन्होंने उपाधि धारण की है क्षत्रिय वंश मंडल मणि की उपाधि धारण की है। यहाँ पर मेवाड़ के जो है पूर्व में, अगर आप राजस्थान का अगर मैप देखेंगे, इस तरह से अगर राजस्थान का मैप है तो ये जो एरिया जो है ना, ये मेवाड़ का, और यहाँ पर ये मालवा है। तो इनके बीच में लड़ाइयाँ जो है चलती रही थी। तो मालवा और मेवाड़ का जो है लड़ाई का सूत्रपात यहाँ से होना प्रारंभ होता है। तो इसमें आप देखोगे कि मेवाड़ और मालवा के बीच संघर्ष जो है वो जारी रहा। और ख़ास बात इसमें ये है कि इस समय मालवा पर मुस्लिम शासक था जिसका नाम था दिलावर खां गोरी। वो बकरोल की लड़ाई में जो है दोनों के बीच में लड़ाई होती है और यहीं से मालवा और मेवाड़ के संघर्ष का सूत्रपात होता है। इसमें जो है मेवाड़ जो है विजयी रहता है। अब मालवा के पास में ही इनके बीच में, जैसे ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, ये मेवाड़ और मालवा के बीच का जो क्षेत्र है वो बूंदी का क्षेत्र है। तो बूंदी के जो राजा जो थे उनके बीच में भी मेवाड़ के लोगों के राजाओं के बीच में कभी भी संबंध बेहतर रहते थे, कभी कभी खराब रहते थे। तो वो भी साथ साथ में पैरेलल चलता जाता है। तो हाड़ौती के राजाओं को पराजित करने के बाद में मांडलगढ़ पर, जो दोनों के बीच में स्थित है, उस पर कब्जा कर लेता है क्षेत्र सिंह। ईडर के राजा को उन्होंने कैद कर लिया। फिर चारणी देवी बरवड़ी के पुत्र बारू की मृत्यु के प्रसंग में बूंदी के राज्य पे अटैक करते हैं और वहाँ से दोनों के बीच में लड़ाई होती है। उस लड़ाई में के चक्कर में खेता जो मेवाड़ के शासक है और बूंदी के लाल सिंह दोनों मारे जाते हैं। महाराणा क्षेत्र सिंह के शासन की इंपॉर्टेंट खास बात क्या है कि 1374 में दिगंबर संप्रदाय के काष्टा संघ के भट्टारक यानी संत धर्मकीर्ति के उपदेश से सेठ वीजा ने उदयपुर में ऋषभदेव मंदिर के गर्भगृह का और खेला मंडप का निर्माण कराया। ये कल्चरल अचीवमेंट है। इसी समय जो राजा क्षेत्र सिंह जो है उनके जो है भाई लगते हैं जिनका नाम था चाचा और मेरा। ऐसा माना जाता है कि चाचा और मेरा जो है बेसिकली क्या थे कि उनका वो जन्म जो था वो शुद्ध राजपूत नहीं थे। उनकी जो माता जो थी वो जाति की सुधार थी। तो उनको जो उस समय का जो व्यवस्था चलती थी उसमें उनको प्योर नहीं माना जाता था। तो वो एक वाद विवाद का इश्यू रहता। आगे जाके इसमें आपको डिटेल में बताएंगे। खेता की मृत्यु के बाद में राणा लाखा जो है वो सत्ता में आते हैं। इन्होंने लगभग 40 वर्ष शासन किया और इनके समय खास बात यह थी कि उदयपुर में टिन और चांदी की खान मिलती है, जिसका पैसा आने से मेवाड़ जो है सुदृढ़ होता है। और इसका फ़ायदा क्या होता है, किले मजबूत बनते हैं और मंदिरों का जीर्णोद्धार होता है। पिच्चू नाम का एक शिकारी थे, उसकी याद में पिछोला नील का निर्माण इसके समय में होता है, जो बाकी जाके पूरा काम कराता है उदय सिंह। दिल्ली में उस समय सुल्तान गयासुद्दीन द्वितीय था। बदनौर के युद्ध में जो है लाखा उनको पराजित करता है। गुजरात में जफर खान का शासन था जिसने मंडलगढ़ पर अटैक किया, लेकिन उसको पराजित कर देता है। बूंदी के राव बर सिंह हाड़ा मेवाड़ का प्रभुत्व मान लेते हैं और इस समय
पहली बार गुजरात से डोडिया राजपूत, जो कि बहुत बहादुर राजपूत होते थे, वो मेवाड़ में आते हैं और उनकी सामंतों की जो व्यवस्था उसमें शामिल होते हैं। श्रृंगी ऋषि का शिलालेख ये बोलता है कि उस समय जो मुस्लिम शासन था दिल्ली में, तो काशी, प्रयाग और गया में तीर्थ कर लिया जाता था, तो वो उससे मुक्त करवाता है। उस समय लोगों को हिंदुओं से लिया जाता था। मारवाड़ के शासक जो है, उस समय मारवाड़ में रणमल जो था, वो अपनी बहन हंसा बाई का विवाह जो है वो इनसे करता है। अब इसके बारे में भी एक लंबी कहानी है कि उसका पुत्र होता है चोंडा, उसके लिए आता है और वो, तो कुल मिला के पॉइंट ये है कि राणा लाखा के लिए जैसे ही रिश्ता आता है तो कोई हास परिहास के चक्कर में, जब पहले के टाइम में जब रिश्ते जाते थे तो उसमें ये था कि वो पत्र के रूप में जाते थे, तो हास परिहास के रूप में बोलता है कि मेरे लिए इस उम्र में कोई रिश्ता थोड़ी आएगा, वो तो चोंडा के लिए आया होगा। और चोंडा उसका परित्याग कर देता है कि मैं जो है इससे विवाह आपका होगा और मैं जो है विवाह भी करूंगा तो बाद में जो है मैं उत्तराधिकारी के लिए कोई क्लेम नहीं करूंगा, इसलिए उसको भीष्म भी कहा गया है, जो है मेवाड़ का भीष्म कहा गया है। तो ये कहानी है, इसमें कोई प्रश्न जनरली कभी पूछा नहीं जाता आर के या किसी एग्जाम में। ये पढ़ लीजिए, चुंडा की प्रतिज्ञा से हंसाबाई और मारना का जो भी पहला पुत्र होगा वो मेवाड़ की राजगद्दी पर बैठेगा और मैं उसकी सेवा करूंगा। इस प्रतिज्ञा के कारण चुंडा को मेवाड़ का भीष्म पितामह भी कहा गया, अपनी प्रतिज्ञा के कारण। अब चुंडा इतना इंपॉर्टेंट था, आगे जाने वाले चुंडा के वंशज होते हैं उन्हें चुंडावत कहा जाता है, वो भी मेवाड़ में बहुत ही प्रमुखता से इनको माना जाता है। और जैसे भी कोई भी बड़े बड़े युद्ध हुए उन्होंने उनमें अपना बलिदान भी दिया है। और मेवाड़ का जो राज चिन्ह है या पट्टे वगैरह, उसमें भी भाले का चिन्ह जो है चुंडा जी जो है उनके जो है उसमें रहता है। और सलूम्बर के जो है उनका शासन, सलूम्बर के रावत कहलाते थे। तो जो हंसाबाई जो मैं मारवाड़ की, तो उनका विवाह होता है लाखा से और उनसे 13 महीने बाद में मोकल का जन्म होता है। अब जब मोकल का जन्म होता है तो चुंडा जो उनका बड़ा भाई जो था वो उनका संरक्षण है, रीजेंट बनता है, उनकी देखरेख में। संस्कृत के विद्वान झोटिक भट्ट और धनेश्वर भट्ट लाखा के दरबार में थे। इस समय पिछोला झील का निर्माण हम पहले इसके बारे में पढ़ चुके हैं, उसका डिटेल में 1525 में जो है बाद में इसका जो है जीर्णोद्धार वगैरह होता है। इसी झील में जग मंदिर, जग निवास जो है वो महल इत्यादि भी बनते हैं। और बीजरी की नटनी का चबूतरा भी यहीं पे स्थित है। और ये जो है कुछ जो है इंपॉर्टेंट प्लेसेज हैं यहाँ पे स्थित है। लाखा के बारे में बोला जाता है कि लाखा ने मेवाड़ के क्षेत्र में कई सारे तालाबों का निर्माण करवाया। तो वो जो तालाब जो थे, सारे तालाब लाखोला तालाब कहलाते हैं। अब लाखा की मृत्यु के बाद में अगला जो शासक आता है वो बनता है मोकल, जो कि मात्र 12 साल का होता है। अब उसकी माता है मारवाड़ की हंसा देवी और उसका जो रीजेंट है वो है चुंडा, जो उसका बड़ा भाई है, जो कि दूसरी माता से उत्पन्न है। तो चुंडा जो है वो दोनों मिलके जो हैं वो शासन कर रहे होते हैं। लेकिन इस समय मारवाड़ का जो रणमल जो था उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा मारवाड़ में बढ़ने लगता है और आखिरकार जो है चुंडा में और रणमल में जो है खिटपिट होने लगती है। तो हंसाबाई के उसमें इंटरफेरेंस के बाद में जो चुंडा जो है वो उसको छोड़ के जाना पड़ता है और वो मालवा की तरफ चला जाता है। लेकिन चुंडा जब मेवाड़ छोड़ के जाने लगता है तो अपने एक और भाई, उस समय राजाओं के बहुत पुत्र होते थे, 12 पुत्र 13 पुत्र, एक भाई और था उसका नाम था राघदेव भी कहा जाता। उसको बोलता है कि मैं तो जा रहा हूँ मालवा, लेकिन तुझे जो है मोकल की रक्षा करनी है, अपने छोटे भाई की रक्षा करनी है और मेवाड़ के शासन को हमें जो है सुस्थिर रखना है। मारवाड़ का रणमल जो है वो धीरे धीरे अपने लोगों को वहाँ पे बढ़ा रहा है। तो रणमल जो था वो मारवाड़ के राठौड़ों को सामंतशाही में ज़्यादा जगह दे रहा था। धीरे धीरे राठौड़ों में और सिसोदियों के बीच में शत्रुता बढ़ जाती है और इसी का एक परिणाम ये होता है कि जो ये राघदेव है, भाई राघव देव, इसकी हत्या जो है रणमल करवा देता है। और आखिरकार इसी का अंततोगत्वा ये परिणाम रहता है कि रणमल जो मारवाड़ का है उसको भी जो है षड्यंत्रपूर्वक मरवा दिया जाता है। तो ये लंबी लड़ाई चलती है। मीनवाइल 1428 में मोकल ने रामपुरा की लड़ाई में नागौर के मुस्लिम शासक हाकिम फिरोज खान को जो है वो पराजित किया। गुजरात का शासक भी इस समय अटैक करता है झीलवाड़ा के युद्ध में और आखिरकार जो है इसमें बाकी शासक भी शामिल, बाकी सामंत भी शामिल होते हैं, मेवाड़ी भी और मारवाड़ी भी। तो इस आखिर युद्ध में भी काफ़ी जो है जब विजय प्राप्त हो रही तो धीरे धीरे राठौड़ प्रभाव जब बढ़ता जाता है तो धीरे धीरे ये मेवाड़ी सरदारों में सिसोदिया जो है उनमें आपस में जो है लड़ाई बढ़ती जाती है। मोकल के बारे में ये है कि
मोकल ने जो है मंदिरों और ज़रूरतमंदों के लिए भी काफ़ी पैसा खर्च किया था। एकलिंग के जी का मंदिर, त्रिभुवन नारायण मंदिर, समदेश्वर मंदिर जो है, इनका जीर्णोद्धार वगैरह करवाया। इसके शिलालेख भी हैं, जावर का शिलालेख, संगी ऋषि का शिलालेख, समदेश्वर बहुत इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब इस काल की बहुत सी घटनाएं हैं, जैसे राघवदेव की हत्या कैसे की जाती है, रणमल की हत्या कैसे की जाती है, चूंडा कैसे छोड़ के, तो वो गल्प कथाएं ज़्यादा है, एग्जाम में पूछने लायक नहीं, इसलिए मैं उस पर कोई चर्चा नहीं करूँगा। अब इसके बाद में अगला जो शासक है उसका नाम है महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, वो हम एक अलग सेपरेट चैप्टर में करेंगे। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।